दुनिया भर में होने वाली मौतों की दूसरी सबसे बड़ी वजह ब्रेन स्ट्रोक है, वहीं ये डिसेबिलिटी की तीसरी सबसे बड़ी वजह है। इस आंकड़े को देखकर ये ज़रूरी हो जाता है कि इस मुद्दे पर बात की जाए, इसे समझा जाए, इसके रिस्क फैक्टर्स को जाना जाए और बचाव के उपाय भी समझे जाएं कि वो क्या हो सकते हैं। इन्हीं पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आज डॉक्टर संजय कुमार चौधरी। स्वागत है सर। थैंक यू। तो पहला सवाल यही लेते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, वो ऐसे कौन से कारण हैं जो किसी में ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक के कई कारण होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स, कि जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे शुगर, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम। इसके साथ साथ अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ जेनेटिक्स, जीन्स। हमारे जीन्स हम अपने पापा मम्मी और हमारे पूर्वजों से लेते हैं, और उससे डिपेंड करता है कि जो रिस्क फैक्टर्स अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स, और कुछ एक्वायर्ड फैक्टर्स जैसे मद्यपान करना, जैसे सिगरेट का स्मोकिंग करना। इस तरह के कई लोग ड्रग सेवन करते हैं, कई लोग कफ सिरप बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, कोडीन और जितने भी नशे किए हैं, इन सब की वजह से आप रिस्क फैक्टर्स आपकी बढ़ जाती है, आपको स्ट्रोक होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो हेल्दी लाइफस्टाइल का ना होना, जैसे मोटापा, जैसे एक्सरसाइज नहीं करना, जैसे हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं करना, इन सब कारणों की वजह से भी हमें वी आर एट हायर रिस्क ऑफ स्ट्रोक एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन। सो सर, ये तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो और भी बीमारियों के पीछे का कारण हो सकते हैं। क्या कोई ऐसे 2, 3 या एक रिस्क फैक्टर आप कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ें हैं तो ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस जो हैं वो बहुत हाई हैं? स्ट्रोक हम लोग कहते हैं ये कार्डियोवैस्कुलर, सो हार्ट के अटैक्स और ब्रेन के अटैक्स और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, इन सब के कॉमन कॉजेज़ हैं। ये है, उसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक रिस्क फैक्टर्स। इनमें से ब्रेन ही एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्ट्रोक 2 कारणों से होता है। एक होता है ब्रेन की आर्टरीज़ के ब्लॉक हो जाने से, और दूसरा होता है ब्रेन के अंदर में आर्टरीज़ के रप्चर हो जाने से, ब्रेन हेमरेज। ये सिर्फ ब्रेन में ही संभव है। इसीलिए जैसे हार्ट के अटैक आने के बाद हम तुरंत कहते हैं कि आप एस्पिरिन ले लीजिए। पेरिफेरल वैस्कुलर फैक्टर्स में हम लोग कहते हैं कि आप एस्पिरिन ले लीजिए। ब्रेन में ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है या किसी और को महसूस हो रहा है कि आपको स्ट्रोक हो रहा है, तो आप तुरंत नज़दीकी ऐसे स्ट्रोक सेंटर्स में आएँ जहाँ पे ये सुविधा है कि तुरंत हम आपके ब्रेन का एक स्कैनिंग करके ये पता कर लें कि आपको ब्रेन के अंदर इस्कीमिया हुआ है, मतलब आर्टरीज़ की ब्लॉकेज हो रही है, या आर्टरीज़ रप्चर हो गई है, क्योंकि दोनों में सिम्टम्स एक जैसे ही होंगे। ब्रेन के अंदर बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। हर एक एरिया के अंदर में चाहे ब्लॉकेज हो चाहे हेमरेज हो, सेम सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे अचानक स्ट्रोक हो गया और अचानक हमारा चेहरे की टेढ़ापन आ गया, एक हाथ नहीं उठ रहा है, एक पैर नहीं उठ रहा है, अचानक मुझे राइट साइड विजन नहीं दिख रहा है, अचानक मेरी आवाज़ लड़खड़ा गई है, अचानक मैं खा नहीं पा रहा हूँ, अचानक मैं चल रहा हूँ और इम्बैलेंस हो रहा है। ये सब जो रिस्क फैक्टर्स हैं, सिम्टम्स हैं, ये ऑपोजिट साइड के यूजुअली या तो ब्लॉकेज, हेमरेज की वजह से हो सकता है या ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है। तो ये स्कैन देखे बगैर हमने, अगर मैंने एस्पिरिन दे दिया और आपको ब्रेन हेमरेज है, तो वो और बढ़ जाएगा। अगर ब्लॉकेज है तब तो एस्पिरिन काम करेगा। तो इसीलिए जैसे ही आपको लगे कि कोई सिम्टम है, हम लोग कहते हैं फास्ट, कोई भी प्रॉब्लम, अचानक आर्म में वीकनेस, हाथ में वीकनेस, पैर में वीकनेस, चेहरे का टेढ़ापन, आवाज़ में लड़खड़ाहट, बोलने ना पाना, देख नहीं पाना, या बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाना, तो तुरंत आप नज़दीकी अस्पताल जहाँ पे स्ट्रोक सुविधा उपलब्ध है वहाँ आएँ। हमारे पास ये सब सुविधाएँ उपलब्ध हैं, diagnosis also and for treatment also. Treatment also is very important because जितना जल्दी आएंगे उतना हम आपके ब्रेन के जो सेल्स जो हर सेकेंड्स में डैमेज हो रहे हैं, जो उनकी जो सेल्स की डेथ हो रही है, उसको हम तुरंत रोक सकते हैं। अगर आप हमारे पास 3 घंटे के अंदर में आ गए तो हम इंट्रावीनस वेंस के माध्यम से ऐसे क्लॉट बस्टर्स दे सकते हैं जो ब्रेन की आर्टरीज के ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए 3 घंटे में ना आ पाए तो 4.5 घंटे तक भी कुछ इंजेक्शंस लगा सकते हैं। 6 घंटे तक भी उन इंजेक्शंस को इंट्रावीनस नहीं, इंट्रा आर्टेरियल दिया जा सकता है, TPA जिसको हम लोग कहते हैं।
और उसके बाद भी अगर मान लीजिए थोड़ा डिले हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं, तार डाल के ब्रेन के अंदर से क्लॉट को खींच के बाहर निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी और आपके अंदर में सुधार का गुंजाइश होगा। इससे जान भी बचेगी और जैसे आपने कहा कि जो डिसेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। हमने देखा है स्टडीज़ करके कि इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो बचाव के क्या उपाय हैं कि कोई किन उपायों को अपनाए कि स्ट्रोक हो ही ना? यस, तो स्ट्रोक के प्रिवेंशंस में देखिए जीन्स यू कैन नॉट चूज। आजकल वैसे थेरेपी आ रहा है कि जेनेटिक वी कैन मॉड्यूलेट एंड वी कैन डू समथिंग, बट एज ऑफ नाउ स्ट्रोक के जेनेटिक थेरेपी उतनी ज़्यादा अभी तक नहीं है। बट मेनली जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे कॉमन हम कहेंगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, फिर कहेंगे हम डायबिटिक कंट्रोल, फिर कहेंगे कोलेस्ट्रॉल हाई उसको कंट्रोल करें, प्लस जो ऐसे ड्रग्स का सेवन ना करें जिससे हमारी स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएं, जैसे स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। एक्सेसिव अल्कोहल इज़ वेरी स्टॉपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ और भी जो हम सेवन करते हैं जैसे ड्रग्स जैसे कोकेन, MDMA, इन सब चीज़ों ड्रग्स का सेवन कम करें। इवन कफ सिरप के भी उन सब को भी सेवन कम करें, गवर्नमेंट ने इसलिए बैन कर रखा है उनको। तो इन सब ड्रग्स के अवॉइड करने से और एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक्वायर करने से, जैसे वॉकिंग, ओबेसिटी, वेट कम करना, और जितनी एक्टिविटी फिट रहेंगे फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, अपने बिहेवियर, मूड, इन सबको भी कई स्ट्रोक, स्पेशली अगर आप टेंशन में ज़्यादा हैं, चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रोक होने की संभावना और बढ़ जाती है। तो रेगुलर टाइम से खाना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिविटी, लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज एंड फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, आपने दो तरह के स्ट्रोक की बात की, एक जो हैमरेज से होता है और एक जो ब्लॉकेज की वजह से होता है। किस स्ट्रोक को आप ज़्यादा डेंजरस मानेंगे? देखिए, स्ट्रोक तो हर स्ट्रोक इज़ डैमेजिंग फॉर द ब्रेन, बट लाइफ के लिए ज़्यादा डैमेजिंग होता है हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक, स्पेशली डिपेंडिंग अपॉन क्या वजह है और कितनी बड़ी साइज ऑफ हेमरेज है और किस एरिया में हो रहा है। जैसे एक टेंटोरियम होता है, टेंट होता है ब्रेन के अंदर में, सुप्रा टेंटोरियल हेमरेज, इंफ्रा टेंटोरियल हेमरेज। इंफ्रा टेंटोरियल हेमरेज मोर डेंजरस, स्पेशली ब्रेन स्टेम में अगर हेमरेज हो जाए दैट इज़ द मोस्ट हेमरेजिंग। उसमें जान जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहीं पे हमारा होशो हवास का सेंटर है, वहीं पे हमारा सांस का सेंटर है, वहीं पे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल का सेंटर है। तो यहाँ पे हेमरेज होते ही तुरंत बंदा कोमा में चले जाता है और उनकी सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, सांस के मशीन वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की इंजेक्शंस वगैरह चालू करनी पड़ती है। ये सबसे डेंजरस ब्रेन स्ट्रोक हैं जो हेमरेज में ज़्यादा होते हैं। यहीं पे अगर इस्कीमिया हो तो उतनी चांसेस कम होती हैं, क्योंकि उनका प्रेशर इफेक्ट कम होता है। इसी में एक इंफ्राटेंटोरियल में एक सेरिबेलर हेमरेज होता है। ये इस तरह से अच्छा है कि इसमें एक सर्जिकल ऑप्शन रहता है। सेरिबेलम हमारे बॉडी के बैलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसके अगर हेमरेज हो जाए ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, तो इनको हम ऑपरेशन करके इसको निकाल सकते हैं। और हेमरेज में ही कई बार ऐसा होता है कि जो ब्रेन के अंदर पानी का जो फैलाव होता है उसमें कई बार ब्लॉकेज हो जाती है, हाइड्रोसेफलस। उसमें भी जान बचाने के लिए हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन करके एक एक्स्ट्रा वेंटिकुलर ड्रेन, EVD बोलते हैं, या शंट कर सकते हैं ताकि वो प्रेशर रिलीज्ड हो जाए। मेन जो जान का खतरा होता है हेमरेज में वो होता है ब्रेन के प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से। अगर कैसे भी तरह के आपने थोड़ा सा स्पेस बना दिया तो कई बार हेमरेज में हमें ब्रेन ऑपरेशन करके स्पेस बनानी पड़ती है, जो हेमरेज वाले पार्ट है उसको निकाल देना पड़ता है। इसी में और भी कई तरह के हेमरेज होते हैं, जैसे एक हेमरेज होता है जो सबसे खतरनाक होता है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज। उसमें ब्रेन की धमनी के अंदर में गुब्बारे होते हैं जो फट जाते हैं और जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि 50% स्पॉट डेथ हो जाती है। 50% हर ब्लीड। और उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा लीक हुआ फिर वो सील हो जाता है नेचुरली, तो जान बच गई आपकी। लेकिन कुछ देर बाद फिर अगर दोबारा लीक करेगा तो देयर इज़ एज मच एज 50% चांस कि यू विल नॉट मेक इट। सो उस केस में हमें फिर हाइपर अलर्ट मोड में
तुरंत हमें पेशेंट को एडमिट करके जांच करा के एंजियोग्राफी करके उस गुब्बारे को आइडेंटिफाई करके उसको कॉइल से या उसको ऑपरेशन करके उसको क्लिप करना पड़ता है। वो अगर हो गया तो आगे हेमरेज होने की संभावना रुक जाती है, और उस हेमरेज की वजह से जो तकलीफ़ हुई है, जो स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, उससे रिकवरी विद टाइम हो जाता है। ये सबसे डेंजरस स्ट्रोक्स हैं। स्ट्रोक्स की बात कर रहे थे, लेकिन बात हो रही थी ब्रेन की भी, तो एक छोटा सा सवाल है, स्ट्रेस आजकल बहुत लोग लेते हैं, तो स्ट्रेस आपके दिमाग पर किस तरह से असर करता है? तो स्ट्रेस हम लोग ये कहते हैं कि जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ब्लड प्रेशर का जो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों को गुस्से में या झगड़े के दौरान हमने देखा है कि तुरंत इतना ज़्यादा प्रेशर उन्होंने ले लिया और स्ट्रेस ले लिया कि अचानक सर दर्द शुरू हुआ। और कई लोगों को स्पेशली उनको तब होता है यदि ब्लड प्रेशर उनको है और वो दवाई नहीं ले रहे हैं या भूल गए हों और तब स्ट्रेस हो गया हो, तो कई बार ब्रेन हेमरेज होने की चांसेस बढ़ जाती है। कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से अगर अनकंट्रोल्ड हैं तो इस्कीमिक स्ट्रोक भी हो सकते हैं। तो अवॉइड करना चाहिए स्ट्रेस एज मच एज पॉसिबल। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, जानकारी लेनी है, जो कि हमने अभी आपको दी है। सेहत से जुड़े ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एनडीटीवी के साथ।